हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आगामी जितनी भी वैकेंसी आपके सामने हैं, जैसे पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को पता ही होगा। पेट के साथ साथ आपके जो अभी ये बिहार का जो आप लोगों ने पुलिस का देखा होगा, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, दुनिया भर के जो है मतलब तमाम वैकेंसी आने वाली हैं। बिहार टीचर का आप लोग देख रहे होंगे, जो बिहार के टीचर देखने वाले मतलब बिहार टीचर का जो भाई लोग फॉर्म फिलिप किए होंगे, जो हमारी बहनें फिलिप की हुई होंगी, मतलब जो जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा, आप सभी के लिए आज से मैं पर डे जो है जीएस का टॉपिक वाइज, टॉपिक क्या मतलब देखो, क्वेश्चन का सम्मिश्रण, इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक सीरीज जो है मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। आप सभी इसको देखिए, जैसा लगे आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना स्नेह और प्यार दीजिए अपने इस भाई को। और जैसा भी हो, क्वेश्चन जैसे आए मेरे आंसर देने से पहले, मतलब मैं आप लोग को बताऊं उसके पहले ही आप लोग जो है अपना आंसर एक रफ पेन लेके बैठ जाया करिए। क्वेश्चन लिख के उसमें अपना पहले ऑप्शन लगा लिया करिए। जो क्वेश्चन सही या गलत हो उसको आप तुरंत जो है मतलब पूरा अपना लिख लीजिएगा। जितना लास्ट में आपका सही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ। और ऐसे ही आप करते रहेंगे, एक दिन यकीन मानिए कि आपका सारे जीएस का जितना भी जीएस में अभी तक जो प्रीवियस आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण हैं, या जिसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इन सभी का पूरा पोस्टमार्टम मैं इसी पे कर दूंगा इस आपकी भगत सिंह चैनल पर। तो आप एक बार जुड़ जाइए, पूरे ये वीडियो को अधिक से अधिक अपने भाई बहनों में शेयर करें ताकि उन सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आइए देर ना करते हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और आपके बीच में ये है पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है भैया। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, अगर पता नहीं हो तो पता कर लीजिए। यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा बनता है भैया? एक तो ये बनता है कि इतिहास का जनक कौन है। जब कभी आपसे इतिहास का जनक पूछे तो आप कहेंगे हेरोडोटस। क्या कहेंगे? हेरोडोटस। क्या नाम है उनका भैया? इतिहास का जनक पूछे या फिर विश्व इतिहास का जनक पूछे, कुछ भी कह के पूछे तो आप क्या कहेंगे? हेरोडोटस कहेंगे। क्या कहेंगे? हेरोडोटस जी को बताएंगे कि ये इतिहास के क्या हैं? जनक हैं। ठीक है भैया। लेकिन अगर आपसे पूछे भारतीय इतिहास का जनक कौन है तो आप हमेशा आंसर लगाएंगे मेगास्थनीज। क्या लगाएंगे? मेगास्थनीज। आप लोग भी अपना आंसर देते रहिएगा, लास्ट में जितना आपका सही हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, आपकी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन की श्रृंखला मैं लेकर आया हूँ और इसी तरह की श्रृंखला मैं आपको पर डे लाता रहूँगा। आप अपना स्नेह प्यार ऐसे बनाए रखें और वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने भाइयों के पास भी शेयर करें, अपने मित्र दोस्त यारों के पास भी शेयर करते रहें। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, ये सबको समझ में आ गया? अगर पूछे भारतीय इतिहास का जनक कौन है? मेगास्थनीज। अगर पूछे इतिहास का जनक कौन है तो आप कहेंगे हेरोडोटस, या विश्व इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। चलिए भैया आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, आप देखिए साइड पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यों का राष्ट्रीय गीत किस वेद में मिलता है? अगर मैं आपसे पूछूं भैया, पहले तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, वेद कितने प्रकार के होते हैं? कौन? वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी को याद होगा वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है भैया? 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उसके बाद कौन है भैया? उसके बाद सामवेद और यजुर्वेद, दोनों का टाइम पीरियड सेम मिलता है 1000 से 800 BC। आप सभी को पता होगा इन दोनों का जो टाइम पीरियड मिलता है वह 1000 से कब तक मिलता है भैया? 1000 से पूरा का पूरा जो है 600 BC तक इन लोगों का पूरा टाइम पीरियड मिलता है। मतलब अगर इन दोनों की बात करें तो 800 तक मिलता है। 1000 से 800 BC मिलता है, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले। लेकिन ऋग्वेद का जो मिलता है आप सभी को पता होगा ये 1500 से मिलता है। कब से मिलता है? 1500 से मिलता है। 1500 से लगभग 1000 तक मिलता है। 1000 से फिर इन लोग का मिलना शुरू हो जाता है। आगे चलिएगा। अथर्ववेद जो है ये सबसे अंतिम में लिखा गया है। इसका जो होता है 800 से लेके लोग कहते हैं कहाँ तक मिलता है? तो 600 मिलता है। कहाँ तक मिलता है? 600 मिलता है। ठीक है। अगर आप लोग पढ़े होंगे वैदिक संस्कृत, क्या पढ़े होंगे? वैदिक संस्कृत आप सभी पढ़े होंगे। तो जो वैदिक संस्कृत उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक का जो है वो 1500 से लेकर पूरा कहाँ तक है? 1000 तक है, और वो 1000 से 600 है। तो उसी में जो 1000 से 800 में है उसमें ऋग्वेद है और सामवेद है। और उसके बाद जो बढ़ता है 800 से 600, उसमें उसमें कौन सा? उसमें अथर्ववेद है। और जो ऋग्वैदिक काल जिसे हम कहते हैं या से पूर्व वैदिक काल कहते हैं उसमें अकेले कौन है? ऋग्वेद है।
तो आइए हम लोग थोड़ा यहाँ देखते हैं। पूछा गया आर्यों का राष्ट्रीय गीत किस वेद में मिलता है, तो इनका किस में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। इस बात को आप याद रखिएगा। और अगर पूछे अयोध्या का वर्णन भी कहाँ मिलता है, तो वो भी कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में ही मिलता है। ठीक है भैया, बोले भैया सबकी क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। अगर पूछे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। सबसे नवीन पूछे कौन है, तो भी आप अथर्ववेद को लगाएंगे। चंपू वेद किसे कहते हैं, कौन सा वेद, चंपू वेद का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसमें चिपका हुआ गद्य और पद्य का वेद किसे कहते हैं, आप कहेंगे यजुर्वेद को कहते हैं। किसको कहते हैं, यजुर्वेद का। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऋग्वेद को कहते हैं। दस्तई के नाम से किसे जाना जाता है, ऋग्वेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऋग्वेद को कहा जाता है। गंधर्व वेद के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे सामवेद को जाना जाता है। तो प्यारे भाई सब कुछ क्वेश्चन को यहाँ लिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं जितना क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ आप लोग वीडियो को रोक कर आगे पीछे कर करके उसको पूरा नोट करते हुए चलेंगे। पूरा का पूरा पोस्टमार्टम मैं करूँगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषदों पर अपना भाष्य जो है किसने लिखा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं भैया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए तो हार्ड ही है। उपनिषदों पर अपना भाष्य किसने लिखा, तो आप सभी को पता होगा शंकराचार्य, महर्षि शंकराचार्य जी ने उपनिषदों पर अपना क्या लिखा है, भाष्य लिखा है। और वेदव्यास को आप जानते हैं, वेदव्यास का जो पहला पुराना नाम था आप सभी को पता होगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने वेदों के बारे में, इसके बारे में, वेदों का वर्गीकरण किया, उनका संकलन किया, उसके बारे में आपको जानकारी दी, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, वेदव्यास हो गया। क्या हो गया, वेदव्यास हो गया। इनका प्राचीन नाम क्या है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। अथर्वा ऋषि आप सभी को पता होगा, ये जो अथर्ववेद है, असे अथर्ववेद असे अथर्वा ऋषि, तो अथर्वा ऋषि की जो ऋषि हैं उनका क्या नाम है, अथर्वा ऋषि। नेक्स्ट उद्राता, ये वेद इंपॉर्टेंट है भैया, आप सभी इनको याद रखिएगा। उद्राता जो है वो सामवेद, कौन से वेद, जो सामवेद नहीं है आपका, सामवेद के पुरोहित, इसको पढ़ने वाले कौन हैं, तो आप कहेंगे कौन है इसके पढ़ने वाले, उद्राता है सामवेद को। तो मुझे पूरा विश्वास है चार के चारों ऑप्शन आपके समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा और इसको समझिएगा और अपना आंसर देना ना भूलें। पहले आप अपना आंसर दीजिए, बाद में फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें भैया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर अविनाश चंद्र के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर पूछे तिब्बत, पहला कौन सा आंसर है, तिब्बत। अगर पूछे कि तिब्बत किसने कहा कि ये लोग तिब्बत से आए थे, तो आप सुने होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम है इनका, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा कि ये लोग कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। अगर पूछे उत्तरी ध्रुव से किसने कहा या आर्कटिक प्रदेश से किसने कहा, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि आर्य जो हैं वो कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। और दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा, ये लोग तिब्बत से आए थे। उसके बाद मध्य एशिया, भैया सबसे जो सर्वमान्य है वो है मध्य एशिया। मध्य एशिया से किसने कहा, मैक्स मूलर। और यही मत क्या रहा, सर्वमान्य रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है मैक्स मूलर। क्या नाम है इनका, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर साहब ने कहा ये कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, और यही मत क्या है, सर्वमान्य है। अब बताइए, अगर तिब्बत किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा। उत्तरी ध्रुव से किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक। और मध्य एशिया से किसने कहा, मैक्स मूलर। तो भाई जाहिर सी बात है डॉक्टर अविनाश चंद्र जी ने क्या कहा होगा, सप्तसंधव। और अगर मैं आपसे पूछूं भैया इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी को पता हो गया होगा और याद भी हो गया होगा, सप्तसंधव प्रदेश। सप्तसंधव का मतलब होता है सिंध और पंजाब के क्षेत्रों से आए थे। किसने कहा, डॉक्टर अविनाश चंद्र जी ने कहा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन 4 विधिवत समझ में आ गया होगा, चारों की चारों पोस्टमार्टम। अगर समझ में आ गया भैया जान दी, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एकदम ईमानदारी के साथ अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए और उनके घर वालों को, अपने घर वालों को सपनों को पूरा करने के लिए आप हमारे चैनल शहीद आजम भगत सिंह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और इसको विधिवत तरह से आप पढ़ते हुए चलें। आपका एकमात्र सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, इससे ज़्यादा कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। आप ईमानदारी से पढ़ते रहें और अपने माता पिता के सपनों को साकार करें, यही हमारी कामना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। कह रहा है ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्ति, दूसरी सबसे ज़्यादा सूक्ति किसे समर्पित है। अच्छा, अब आपको अगर मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूँ कि पहली ऑप्शन पहले आप देख लीजिए, पहले इंद्रदेव हैं, दूसरे आपके कौन देव हैं भैया, वरुण है, अग्नि है और मारुति हैं। कौन है, वरुण है, अग्नि है और मारुति हैं, और उसके बाद इंद्र हैं। अब बताइए सबसे ज़्यादा सूक्त अगर पूछा जाए, आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा सूक्त किसको समर्पित है, इंद्र को है। लेकिन इसमें पूछा दूसरी सबसे ज़्यादा सूक्त किसको समर्पित है, तो आप सभी को पता होगा। पता नहीं होगा तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपसे कभी पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसको है, तो आप कहेंगे इंद्र को। किसको है भैया, इंद्र को सबसे ज़्यादा समर्पित है। इंद्र को 250 सूक्ति है। कितनी सूक्ति है, 250 सूक्ति है। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए तो दूसरी सबसे ज़्यादा किसको है भैया, तो 200 सूक्ति किसको समर्पित है, इंद्र को। ये 250 इंद्र को, 200 अग्नि को। और आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा राइट भैया, वो होगा अग्नि। क्या होगा, क्वेश्चन में कहा था दूसरी सबसे ज़्यादा सूक्ति किसको दी गई है भैया, तो किसको दिया गया है, अग्नि के देवता को समर्पित है। और पहला सबसे ज़्यादा किसको, इंद्र को समर्पित है। तो आप समझ गए होंगे। और मारुति जो है वह किसके देवता हैं, आप सभी जानते होंगे। मारुति को आंधी और तूफान का देवता कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया, मारुति को क्या कहा जाता है, आंधी और तूफान का देवता कहा जाता है। अगर मैं लिख दूँ थोड़ा सा देख लीजिए। और वरुण को अगर कभी पूछे किसका देवता कहते हैं, तो वरुण को जल का देवता कहा जाता है। किसका देवता प्यारे भाई, जल का देवता कहा जाता है। और मारुति को कभी अगर पूछे तो आप कहेंगे आंधी और तूफान का देवता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मारुति को आंधी और तूफान का देवता कहा जाता है। बोलो क्लियर। और इस क्वेश्चन का जो आंसर राइट आंसर होगा प्यारे भाई, वो होगा अग्नि। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आप क्या क्या कह रहा है, कह रहा है वेदों के लिए कौन सी वेद। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, इसको आप बना देंगे। क्वेश्चन यहाँ मिस प्रिंट ये हो गया है कि यहाँ होना चाहिए था, यहाँ ये होना चाहिए था कि वेदों की लिपि क्या होना चाहिए था भैया, यहाँ लिपि होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए थी, लिपि। वेदों की लिपि कैसी थी, तो जो वेद हैं वेदों की लिपि क्या थी प्यारे भाई, तो वेदों की जो लिपि है वो कैसी थी, तो वेदों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। कैसी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर दूं यहीं कि भैया जो हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, आप सभी को पता होगा 2 धर्म है, एक जैन धर्म एक बौद्ध धर्म। तो अगर मैं पूछूं जैन धर्म की भाषा क्या है, तो आप सभी कहेंगे प्रकृति है। क्या है, प्रकृति, प्रकृति होती है। इसकी जो प्रकृति है ये किसकी है, जैन धर्म की है। और ब्राह्मी जो होती है वो किसकी है, तो ये किसकी है भैया, ये बौद्ध धर्म की है। और खरोष्टी और माइक आप सभी को पता होगा, जो अशोक ने क्या लिखे थे, अभिलेख लिखे थे, उसमें है। तो आपका जो राइट आंसर होगा प्यारे भाई वो कौन हो जाएगा, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि, ब्राह्मी लिपि। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है रामायण को तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा था। रामायण को तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा था। आप सभी को पता होगा कि रामायण जो है उसको तुलसीदास जी ने, किसने, तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा है। तो आपको पता होगा हिंदी में, बहुत सारे लोग हिंदी कहे होंगे मुझे पता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप लोग उसको कमेंट करिएगा, मैं देखना चाहूँगा कितना सही होता है। तो रामायण को तुलसीदास जी ने किस भाषा में लिखा है, तो अवधी भाषा में लिखा है। किस भाषा में, अवधी भाषा में लिखा है। आप जानते हैं महर्षि वाल्मीकि जी का नाम आप सुने होंगे, वाल्मीकि जी ने इनको संस्कृत में लिखा था, उसके बाद तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में इसका क्या किया, ट्रांसलेट किया। आप सभी को ये बातें याद होंगी। पाली और प्रकृत, पाली और प्रकृत ये जो भाषाएं होती हैं, अच्छा ये लिपि थी यहाँ। तो पाली और प्रकृत जो होती है, पाली भाषा में किसने अपना उपदेश दिया, बोलिए भैया। पाली भाषा में जो पाली का वर्णन होता है बौद्ध धर्म में होता है, और जैन धर्म का कोने वाले में होता है भैया। तो जैन धर्म का जो वर्णन होता है वह होता है प्रकृत भाषा में। किस भाषा में, प्रकृत भाषा में। आइए, अगर आप सभी को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी तो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी भी यहाँ इसको भी सुन लीजिएगा थोड़ा सा, नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था आपका, कौन सा क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं पहले। ये वाला क्वेश्चन अभी जो मैंने आप सभी को बताया कि ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो मैंने आपको ब्राह्मी बताई ये लिपि है। क्या है ये लिपि है। और जो भाषा है, जो मैंने अभी आपको भाषा बताई भैया, प्रकृत भाषा है। कौन सी भाषा है, प्रकृत भाषा है। ये किसकी है, जैन धर्म की। और ये पाली भाषा होती है, वो क्या है, बौद्ध धर्म की है। तो ये जो ब्राह्मी है ना, ये लिपि है। ये क्या है, लिपि है। ये जो भाई मैंने आपको बताया, तो आपको कुछ तो जगह सर जी ये गलत है, तो गलत नहीं है, ये लिपि है। लिपि सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन भाषा की बात करेंगे तो पाली भाषा हो जाएगी बौद्ध धर्म की, और प्रकृत हो जाएगी किसकी,
जनधर्म की। चलिए, ये पिछला वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, जो अभी आप लोग गड़बड़ कर हुए होंगे तो उसमें समझ जाएंगे। चलिए, और इसका जो आंसर था, वेदों की जो लिपि है वो कैसी है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ब्राह्मी होगा, ये वाला होगा। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो गया। इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया, मत्स्य पुराण में किसके बारे में जानकारी मिलती है। आप सभी को पता होगा, जो मत्स्य पुराण है, कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण के बारे में, मतलब मत्स्य पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप सभी को थोड़ा बहुत भी पता होगा, मैंने आप सभी को बताया था भैया, मैंने आप सभी को बहुत बार बताया है, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से वंश के बारे में, सातवाहन वंश के बारे में। 2 क्वेश्चन यही आप गिफ्ट में ले लीजिएगा। अगर पूछे मौर्य वंश, कौन वंश, मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, मतलब किस पुराण से मिलती है, तो आप तुरंत कहिएगा भैया, विष्णु पुराण का नाम आप लोगों ने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, विष्णु पुराण का नाम सुना होगा। और वही विष्णु पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है, किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो भैया मौर्य वंश के। अगर फिर मैं आपसे पूछूं गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो आपने सुना होगा वायु पुराण। कौन सा पुराण, वायु पुराण। देखिए भैया ध्यान से समझिएगा, कहते हैं गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से, सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से, और मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। इसको आप याद रखिएगा। और मुगल वंश ये नवीन है। अगर मैं पूछूं पुराणों की संख्या कितनी है, आप सभी जानते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या जो है भैया वह 18 है। कितनी है वो, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, बता दीजिए मुझे। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। कितनी है, 18 है। क्या है, 18 है। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 9वां वाला। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा इसको, इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था। आप सभी को पता होगा इसका, किसके शासनकाल में हुआ था पुरातात्विक विभाग की स्थापना, तो ये वाली जो हुआ था लॉर्ड कर्जन। किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन। और आपको एक क्वेश्चन और मैं गिफ्ट में दे दूं, तो इसको आप याद रखिएगा गिफ्ट के रूप में, जो आपको क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ ये है कर्जन आप सभी को याद होगा। इसी के समय में 1905, कब भैया, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल विभाजन के समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन था। चलिए आगे, बाकी डेलहौजी हड़पनीत आप जानते होंगे, कैनिंग के बारे में आप जानते होंगे, लॉर्ड मैकाले जो प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है आप जानते होंगे। तो चलिए आप सारी वीडियो को ध्यान से पूरा देखते हुए जाइएगा। पूरी की पूरी वीडियो आपको विधिवत तरह से मिलेंगी, और इन सभी जो अभी जो गवर्नर जनरल हैं उन सभी पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आप सभी का पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम्राट बनने के लिए, क्या बनने के लिए, सम्राट बनने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था। तो आप सभी को मैंने बहुत बार बताया है, आप जल्दी से बता दीजिए मुझे कि अगर कोई व्यक्ति सम्राट बनना चाहता है तो कौन सा यज्ञ करता था भैया, तो वह करता था वाजपेय यज्ञ। कौन सा यज्ञ करता था, वाजपेय यज्ञ करता था। कौन सा यज्ञ करता था प्यारे भाई, वाजपेय यज्ञ। कौन सा यज्ञ, वाजपेय यज्ञ जो होता है वो सम्राट बनने के लिए किया जाता है। और अगर मैं पूछूं राजसूय यज्ञ किसके क्या बनने के लिए, तो राजसूय यज्ञ जो है वह वैधानिक राजा बनने के लिए, क्या बनने के लिए, वैधानिक राजा बनने के लिए। और अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, दिग्विजयी राजा बनने के लिए। और पुरुष में तो पुरुषमेघ जो होता था उसमें पुरुषों को क्या दिया जाता था, बलि। बलि मतलब उपहार दिया जाता था। क्या दिया जाता था, उपहार दिया जाता था। जब कोई राजा विजयी होता था उसको उपहार देता था। प्रो क्वेश्चन समझ में आया। सम्राट बनने के लिए कौन सा यज्ञ करते थे, तो वाजपेय। राजसू किस लिए करते थे, वैधानिक राजा बनने के लिए। अश्वमेघ किस लिए करते थे, दिग्विजयी बनने के लिए। और पुरुष में किस लिए है, बल उपहार दिया जाता था। तो इतनी सारी बातें आप समझ में आप सभी लोगों के समझ में आ गई होंगी। आप सभी इसको नोट करते हुए चलिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, आप सभी को कहीं ऐसे वीडियो मिलने वाला नहीं है। आप विधिवत तरह से पढ़ते हुए चलिएगा। मैं पूरे जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं जीएस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन संदेह लगता है तो आपको जिसे कुछ नहीं आता है, कोई समस्याएं होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। देखिए भैया ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप एकदम दिल दिमाग में बैठा के इसका आंसर आप दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग का आंसर कौन सा सही होता है। आइए आप लोग मुझे बताइएगा कौन सा क्वेश्चन सही होता है।
इसमें आप सभी का ऑप्शन कौन सा सही होता है आप उसको बताइए, और कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट में लिखना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और पूरा विधिवत उनको भी बताएं कि आप आ जाइए एक नए प्लेटफॉर्म पे शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस, जहां आपके सपनों को पूर्ण किया जाता है और पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी जोश जुनून के साथ आपके साथ लगे रहते हैं लोग। चलिए आइए भैया चलते हैं। तो कह रहा है यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्यों की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आप सभी को पता होगा भैया, मैंने बहुत बार बता रखा है आप सभी को, आर्यों की इकाई क्या होती है भैया। तो आप जानते हैं शुरुआत कहाँ से होती है, कुल से होती है। कहाँ से होती है, अच्छा आर्यों की कुल इकाई कितनी है, प्रशासनिक इकाई कुल है, ग्राम है, विश्व है, जन है और राष्ट्र है। क्या है, कुल है। पहले क्या होता है, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, पहले कुल होता है आंसर, कुल के बाद क्या होता है भैया, उसके बाद ग्राम होता है। क्या होता है, ग्राम होता है। ग्राम के बाद क्या होता है, विश्व होता है। क्या होता है, विश्व होता है। विश्व के बाद क्या होता है, जन होता है। और जन के बाद राष्ट्र, जो लास्ट वाला आंसर होता है वो क्या होता है, राष्ट्र होता है। क्या होता है, राष्ट्र होता है। तो सबसे छोटी इकाई की बात हम लोग किए हैं, तो सबसे छोटी इकाई का आंसर आपका क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुल हो जाएगा। आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या है, कुल है। अगर पूछे सबसे बड़ी आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, आंसर देंगे राष्ट्र है। सबसे बड़ी क्या है, राष्ट्र है। सबसे छोटी क्या है, कुल है। कुल के बाद क्या है, जन है, सॉरी कुल के बाद ग्राम है। कुल के बाद ये नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे ये है, ये नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, कुल ग्राम। ग्राम के बाद विश्व नंबर 3 पे है, उसके बाद जन जो है नंबर 4 पे है और राष्ट्र नंबर 5 पे है। आर्यों की प्राकृतिक एकदम लिख लीजिए भैया, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। आर्यों की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कुल कहेंगे। उसके दूसरी पूछे तो ग्राम कहेंगे, तीसरी पूछे तो विश्व कहेंगे, चौथी पूछे तो जन कहेंगे और सबसे बड़ी पूछे तो आप क्या कहेंगे, राष्ट्र कहेंगे, जिसे आप वर्तमान में देश की संज्ञा देते हैं। ठीक है भैया, चलिए अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। देखिए भैया ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और आपके समझ में आएगा। नहीं आएगा तो कैसे नहीं आएगा, ओकरे मन के है नहीं आएगा, हमारे आपके मन के है, सारे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी मिले नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम में अब देखिए जो ट्रेंड बदल गया। आप देखिए सीआरपीएफ का पेपर हुआ भी, क्यों को जीएस पता नहीं चला भैया, जीएस कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। इसलिए जीएस का लेवल इतना सरल नहीं आने वाला है। अब जब से ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं तब से लेवल जो है उसका घटा दिया है। मैथ रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करता, लेकिन जीएस के लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ मेरे साथ लगे रहिए। आपका सिलेक्शन अब की बार शहीद आजम भगत सिंह प्लेटफॉर्म से होगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है किस स्थल से भूकंप का साक्ष्य मिला हुआ है। तो आप सभी को पता होगा किस स्थल से भूकंप का साक्ष्य मिला है। तो भैया अगर मैं आपको बता दूं किस स्थल से भूकंप का साक्ष्य मिला हुआ है तो आप सभी को याद होगा, और याद नहीं होगा तो याद करिएगा। किस स्थल से मिला है भूकंप का साक्ष्य, तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा ये स्थान कहाँ है, देखिए भैया बहुत बार मिलाने के लिए आप क्या आ जाता है, तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। और कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल कहाँ है, तो आप सभी को पता होगा लोथल गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। और यहीं से गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मतलब आप समझते हैं बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ से कंघी का मिला, हाथी दांत का स्केल मिला हुआ है लोथल से। और लोथल से धान की भूसी मिली है, अनाज पीसने की चक्की भी मिली है। कहाँ से मिली है, सब लोथल से मिली है। कहाँ से मिले हैं, लोथल से। आप सभी चीज़ों को लिख लीजिएगा, जितना बोल रहा हूँ सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी से आप जानते हैं कि रेखयुक्त तो मोहर जो प्राप्त की गई थी वो कहाँ से प्राप्त की गई थी, राखी गढ़ी से। और राखी गढ़ी कहाँ भैया, किस राज्य में पड़ता है, तो आप सभी जानते हैं हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और आपके लास्ट में जो आपको दिखाई धौलावीरा, धौलावीरा भी कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे सर ये भी गुजरात में पड़ता है। कभी कभी ना आपसे मिलाने के लिए आ जाता है, लोथल और धौलावीरा गुजरात के हैं, राखी गढ़ी हरियाणा का है, कालीबंगा राजस्थान का है। चारों नाम आप याद रखिएगा। लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह मिलता है आपको, राखी गढ़ी से लेके तो मोहर मिली है। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसे कहते हैं काले रंग की चूड़ियाँ। इसका शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ से चना सरसों का साक्ष्य मिला है, यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है, यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है भैया। और धौलावीरा जो है वो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से हाथी दांत का, ये लोथल से मिला है हाथी दांत, बंदरगाह यहाँ से मिला है। धौलावीरा एक मात्र नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में,
3 भागों में बटा हुआ था और इसी के मध्य वाले भाग से स्टेडियम का साक्ष्य मिला। ये अभी एग्जाम में पूछा गया। स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा के किस भाग से? मध्य भाग से। चलिए, अगर सब आप सभी को समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो तेज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम लोग वीडियो को आसानी करेंगे, ठीक है भैया। लेकिन आप लोग एक पेन कापी लेके जरूर बैठेंगे, सभी चीज़ें यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ क्वेश्चन को मैं बोलता रहता हूँ, आप उसको क्या करते जाएँ, नोट करते जाएँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखिए भैया, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, आप सभी को पता होगा। इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से दीजिए, टाइम नहीं लगाएंगे आप सभी लोग, मुझे पता है क्योंकि इसके पहले मैं इसका आंसर आपको दे चुका हूँ। देखिए भैया क्या है, कह रहा आधी तूफान का देवता। अभी मैंने आपको बताया ना, आधी तूफान का देवता कौन है? मारुति। कौन है? मारुति हैं, ठीक है। आधी तूफान का देवता कौन है? मारुति हैं। अभी कुछ देर पहले मैं आप सभी को पूरा क्वेश्चन बता चुका हूँ। चलिए आगे बोलो भैया। चलिए, अगर मारुति आप सभी को समझ में आ गया तो आप बताइए अग्नि कौन सी देवता है? अग्नि किसके हैं बता दीजिए भैया। अग्नि को यज्ञ का देवता कहा जाता है। इस बात को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लीजिएगा, एक भी छोड़ना नहीं है। अग्नि को यज्ञ का देवता कहा जाता है। वरुण को अभी मैंने बताया, वरुण को क्या कहते हैं? जल का देवता कहते हैं। कौन सा देवता? जल का देवता कहते हैं। आदि तूफान के देवता मारुति कहते हैं। और इंद्र को आप सभी जानते होंगे, इंद्र को क्या कहते हैं? इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। पूछा जाता है पुरंदर किस देवता को कहा जाता है, तो इंद्र को कहा जाता है। और इंद्र को कौन सा देवता कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, इंद्र को सबसे ज़्यादा सूक्त समर्पित है, भी मैंने इसकी पहले वाले वीडियो में बताया। और इंद्र को वर्षा का देवता और युद्ध का देवता भी कहा जाता है। कौन कौन? इनको युद्ध का देवता कहते हैं। और आप जानते हैं वर्षा कराने वाले देवता भी किसको कहा जाता है? आपके इंद्र को कहा जाता है। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा मारुति। क्या हो जाएगा? मारुति। चलें, अगर पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ें। अग्नि यज्ञ के देवता हैं, वरुण जल के देवता हैं, मारुति आधी तूफान के देवता हैं, इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता है। इनको पुरंदर कहा जाता है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है नगर को तोड़ने वाला। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंचते हैं। आइए 14 पे, 14 आप कहते हैं अंग्रेजी में। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, साधारण है, आप सभी को आता भी होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप बताइए मुझे। चलिए रुकिए जाए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के दौरान पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? ये सब बातें भी मैं आपको बता चुका हूँ। जब हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ उस समय वहाँ के महानिदेशक कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, जो महानिदेशक थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था? सर जॉन मार्शल वहाँ की क्या थे भैया? पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम आप जानते हैं, ये पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान इनको एक लेखयुक्त मुहर मिली थी। क्या मिली थी? लेखयुक्त मुहर। और आपको पता होगा इनके बारे में भी, दयाराम साहनी साहब 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के क्या करवाए थे? खनन करवाए थे। राकार दास बनर्जी साहब आप जानते हैं 1922 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई है। किसकी? मोहनजोदड़ो की। और ये भाई साहब हड़प्पा की, ये किसकी? हड़प्पा की खुदाई कराएं। याद रहेगा सर क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार पुनः सुन लीजिएगा। पुरातात्विक विभाग के अगर पूछे कि महानिदेशक कौन था तो सर जॉन मार्शल। राकार दास बनर्जी कौन है? मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाने वाले 1922 में राकार दास बनर्जी जी हैं। 1921 में दयाराम साहनी साहब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाएं। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है? ये हड़प्पा टीले का खनन किया और वहाँ से लेखयुक्त मुहर प्राप्त की, जिसको पढ़ा नहीं जा सका। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है कि भैया ये जो मोहर में इसको किधर से किधर पढ़ने का प्रयास किया विद्वानों ने, तो आप इसको याद रखिएगा, दाएं से बाएं पढ़ने का। किधर से किधर? दाएं से बाएं पढ़ने का प्रयास किया लोगों ने। किधर से किधर? दाएं से बाएं पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई इसको पढ़ नहीं पाया। इस बात को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भैया, इसको देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन कहता है आपके सामने, क्या है? कहता है बनावली किस राज्य में स्थित है? कौन सा भैया? जो बनावली है वह किस राज्य में स्थित है? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और अगर नहीं पता है तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जो बनावली है वो कहाँ स्थित है? वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में। किस जगह है भैया? हरियाणा में है। कौन? बनावली। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। चलिए, बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। और पंजाब में कौन सा स्थान है बता दीजिए? पंजाब में कोई है?
अच्छा चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में कौन है? कालीबंगा है। गुजरात में मैंने अभी 2 बताए आपको। कितने बताए? 2 बताए। कौन कौन से गुजरात में मैंने आपको बताया भैया? गुजरात में जो इंपॉर्टेंट है 2, एक है लोथल मैंने आपको बताया, और एक मैंने आपको बताया अभी धौलावीरा। और आप याद रखिएगा एक है रंगपुर। रंगपुर कौन कौन? रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। रंगपुर गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, और लोथल गुजरात में है। ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? ये तीनों गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। चलिए भैया, और राजस्थान में कौन है? कालीबंगा है। राजस्थान में कौन है? कालीबंगा, जिसको आप भी मैंने बताया आपको काले रंग की चूड़ियों के लिए फेमस है। तो राजस्थान में ये है। ठीक है भैया, आगे चलिए। और कोई क्वेश्चन अगर आपकी समझ में ना आए, जो भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर मैं तेज़ वीडियो चल रही है या कम चल रहा है आप उसको बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर आगे एडजस्ट कर लेंगे। समझ में आ गया ना? तो पंजाब का कोई विशेष महत्व तो नहीं है यहाँ। हरियाणा में आप जानते हैं बनावली है, कौन है? और राखी गढ़ी है। राजस्थान में लोथल है, रंगपुर है, और धौलावीरा है। ये सॉरी, गुजरात में लोथल है, रंगपुर है, धौलावीरा है, और राजस्थान में क्या है? राखी गढ़ी है। आप सभी को मैंने बहुत बार बता रखा है, ये सॉरी राखी गढ़ी तो मैंने आपको भी बता दिया, हाँ है, हरियाणा में है। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान में क्या है? कालीबंगा है। कितनी बार वहाँ मूवी बनी है ना, करण अर्जुन मूवी, अपने मम्मी के लिए चूड़ियाँ रखे जाता है, तो वही चूड़ी वो लोग गिरे जाते हैं। तो राजस्थान, इसलिए राजस्थान में कौन है? कालीबंगा। कौन है? कालीबंगा। सबको याद हो गया? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है भैया, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल, रंगपुर और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। और राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा का है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये आप सभी को याद होगा। नेक्स्ट एक ऑप्शन आपके नीचे होगा, उसको भी आप देख लीजिए। इसीलिए मात्र देवी है नीचे, और यहाँ आपके 3 देवियाँ हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, आइए इसका आंसर सिंपल सा आप मुझे बताइए, ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है? किसकी देवी? ज्ञान की देवी किसे कहा जाता है? आप जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। आप सभी को पता है, अगर पता नहीं हो तो मैं पता करा देता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लेना आप सभी को। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूँ, कभी कभी एग्जाम में पूछता है त्रिक देवी, कौन सी देवी? त्रिक देवी। त्रिक देवी किसे कहते हैं? तो भैया वो 3 देवियों को मिलाकर हम लोग त्रिक देवी कहते हैं। उन त्रिक देवी में कौन है? ईडा है, भारती हैं, सरस्वती हैं। कौन है? ईडा है, भारती हैं, और सरस्वती को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? वैदिक त्रिक देवी हैं ये लोग। कौन सी? वैदिक त्रिक देवियाँ हैं। अब आइए थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर देते हैं। आइए आप लोग ध्यान से देखिए, हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। देखिए भैया, जो ईडा है ना, कौन है? ईडा। जो ईडा जी हैं उनको समृद्ध की देवी कहते हैं। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, आप हल्के में नहीं लेंगे, पेन कापी लेके जरूर बैठेंगे। अपने भविष्य को बनाने के लिए, उज्जवल करने के लिए आप सबको नोट करते जाएंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चाहिए, अगर मैं पूछूं ईडा कौन सी देवी है? समृद्ध की देवी हैं। अब आप देखिए भारती, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उसको थोड़ा सा आप बना देंगे। यहाँ भारतीय नहीं है, सिर्फ भारती हैं। ठीक है, कौन है? सिर्फ भारती हैं। कौन है? सिर्फ भारती हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ कौन है? सिर्फ भारती। ठीक है, भारती। आइए हम लोग आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट मतलब कभी पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, मतलब कि थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ईडा समृद्ध की देवी हो गई, भारती कौन सी देवी हो गई? बताओ भैया, पता है किसी को? भारती को ज्ञान की देवी कहते हैं। कौन सी देवी? ज्ञान की देवी। और सबको समझ में आ गया? ईडा समृद्ध की देवी, भारती ज्ञान की देवी। तो बच गई एक देवी जिनका नाम है सरस्वती। सरस्वती को आप कविता की देवी या स्वर की देवी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी देवी? कविता की देवी या स्वर की देवी कहा जाता है। बोलो, तीनों समझ में आ गया? अब मुझे आप बता दिए ज्ञान की देवी किसे कहते हैं? आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए प्यारे भाई? आपका राइट आंसर अब होना चाहिए, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे पता हो गया है कि आप सभी समझ गए होंगे। तो अब ज्ञान की देवी कौन है? भारती। बोलो क्लियर? ईडा कौन है? समृद्ध की देवी। भारती कौन है? ज्ञान की देवी। सरस्वती कौन है? कविता की देवी। इन्हीं तीनों को मिला के वैदिक त्रिक की देवी कहा जाता है। चलिए, सब लोग को विधिवत भैया एकदम नोट्स बनाते हुए चलिएगा। यहाँ से जितने क्वेश्चन आएंगे बाहर नहीं जाएंगे, आप एकदम निश्चिंत रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भैया। 17 क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को मैंने बहुत बार बता रखा है। बताइए, मैंने आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत बार बता रखा है, इसका आंसर आप मुझे जल्दी से
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मुझे इसका आंसर बताइए। कह रहा है क्वेश्चन, पुराणों के रचयिता कौन है? किसके रचयिता? पुराणों के रचयिता कौन है? तो आप सभी को पता होगा। अगर जिसको पता ना हो आज वो भी पता कर ले भैया। जो पुराणों के रचयिता हैं, पुराणों के कौन है रचयिता है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है लोमहर्ष और इनके पुत्र हैं एक, उनका नाम है उग्रश्रावा। क्या नाम है? उग्रश्रावा। ये उग्रश्रावा और लोमहर्ष साहब, इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से पुराणों का क्या कहा जाता है? उग्रश्रावा और लोमहर्ष को पुराणों का रचयिता या जनक या जो भी आप कहना चाहें कहा जाता है। ठीक है। वेद व्यास भी मैंने बताया, इनका नाम था प्राचीन कृष्ण महर्षि कृष्ण द्वैपायन। इन्होंने वेदों का संकलन किया, इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। और जैमिनी के बारे में आप सभी को पता होगा, अच्छी तरह से पता होगा। जैमिनी कौन है? जैमिनी कौन है? कौन बताने वाला भैया? जैमिनी एक ऋषि हैं। क्या है? एक ऋषि हैं। और ये कहाँ के ऋषि हैं? ये भैया सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद आपने पढ़ा होगा। उस सामवेद के क्या है? ये ऋषि हैं। कौन वेद के? सामवेद के क्या है? ऋषि हैं। क्या नाम है इनका? जैमिनी। क्या नाम है? जैमिनी। वाल्मीकि आप जानते हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किसको लिखा था? रामायण को लिखा था। आप सभी को सभी ऑप्शन समझ में आ गए हैं, तो हम लोग आगे बढ़ें। आपको वीडियो जैसी भी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको लग रहा होगा कि आपके हित के लिए है वीडियो, तो और भी अगर वीडियो ऐसी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करें। जिस सब्जेक्ट पे चाहिए आप उस सब्जेक्ट पे करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उस सब्जेक्ट पे वीडियो मिलती रहे। आइए, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, अपने दोस्त यार फ्रेंड्स में, हर लोगों के पास को शेयर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। लोगों को बताएं कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए शहीद आजम भगत सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करना ना भूलें और सभी दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि सबको ये चीज़ें जो वर्तमान में एग्ज़ाम में आ रही हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइम बर्बाद ना करते हुए। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? देखिए ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मगर क्या है? बहुत अच्छा, बहुत साधारण, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें से कितने लोग इसका आंसर साफ साफ और सही से सटीक दे पाते हैं। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछा है। देखो भैया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है यार, बहुत बार आया है, एक बार नहीं बहुत बार आया है। सबसे अंतिम कांड कौन सा है? अच्छा, ये अंतिम कांड जानने से पहले आप सभी को तो ये याद होना चाहिए कुल कांड कितने हैं। कुल कांड कितने हैं? तो आप सभी को पता होगा कुल कांडों की संख्या कितनी है भैया? कुल 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड। पहला कौन सा है? बाल कांड है। दूसरा कौन है? यहाँ नहीं है। दूसरा कौन है? नहीं का। कुल कांडों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। पहला कौन सा है? ये वाला पहला है। दूसरा कौन सा है भैया? दूसरा अयोध्या है। कौन है? अयोध्या। आप सभी इसको लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाई, बहुत एग्जाम में आता है और बच्चे गड़बड़ करके आते हैं। पहला कौन है? बालकांड। दूसरा कौन है? अयोध्या कांड। तीसरा कौन है? अरण्य कांड। कौन सा है? अरण्य कांड। कौन सा है? अरण्य कांड। एकदम बढ़िया से लिखती चलिएगा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। उसके बाद कौन है? किष्किंधा कांड। चौथे नंबर पे कौन है? किष्किंधा कांड है। चौथे नंबर पे किष्किंधा है। 5वें नंबर पे सुंदर कांड नहीं है, इसको लिख लेते हैं यहाँ। कौन कांड? सुंदर कांड 5वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे सुंदर कांड। उसके बाद 6वें नंबर पे लंका कांड। कौन कांड? लंका कांड। और सबसे अंत में कौन सा कांड है? तो उत्तरकांड, अर्थात आपका आंसर क्या हो गया? उत्तरकांड। फिर से समझिए, मैंने कहा भाई जो रामायण है उसमें कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। पहला कांड कौन है? बालकांड। दूसरा कौन है? तो चलिए मैं दूसरे पेन से यहाँ कर देता हूँ। तो ये है दूसरा कांड। अयोध्या हो गया दूसरा कांड। उसके बाद अरण्य कांड, ये हो गया तीसरा कांड। कौन सा कांड? तीसरा कांड। ये हो गया चौथा कांड। और सुंदर कांड जो है वो हो गया 5वां कांड। और 6वां कांड कौन सा हो गया? लंका कांड जो आपका है 6वां हो गया। और 7वां वाला कांड जो आपका लास्ट वाला बचा वो हो गया उत्तर कांड। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? आपसे पूछा था आंसर, सबसे अंतिम कांड कौन सा है? उत्तरकांड। अगर पूछे सबसे पहला कांड कौन है? बालकांड। समझा भैया? अगर पूछे सबसे बड़ा कांड कौन है? इन सभी कांडों में जो सबसे बड़का हुए तो बालकांड है। सबसे छोटा कौन है? किष्किंधा कांड है। मैं सभी क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ भैया आप इसको लिख लीजिएगा। मेरे जुबान से निकली हुई एक एक बारी एग्जाम की हेडलाइन साबित होगी, या आप निश्चिंत रहिए और लिख लीजिए कहीं। इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। मैं जितना क्वेश्चन बोल रहा हूँ उन सब को आप लिखते हुए नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है भैया? एक बार पुनः सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा
कांड की कुल मतलब कि रामायण में कितने कांड थे, तो 7 कांड थे। कौन कौन, क्रम से सुनिएगा, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, क्रम से ही एग्जाम में पूछे पहला कौन है दूसरा कौन है, ताकि चीज़ आपको याद रहें। चलिए, बाल कांड पहला है, अयोध्या कांड दूसरा है, ठीक है भैया, अरण्य कांड तीसरा है, किष्किंधा कांड चौथा है, सुंदर कांड पांचवा है, लंका कांड छठा है, उत्तर कांड सातवां है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कभी पूछे कि सबसे बड़का कौन है, तो बालकांड। सबसे छोटा कौन है, किष्किंधा कांड। अगर आपसे पूछिए सबसे अंतिम कौन है, उत्तरकांड। अगर आपसे पूछिए सबसे पहला वाला कौन है, तो भी कौन है, बालकांड। सबसे बड़ा सबसे पहला बालकांड है, सबसे छोटा वाला किष्किंधा है, सबसे अंतिम वाला उत्तरकांड है। और आपका आंसर क्या होता है, ऑप्शन आपका जाता है तीसरे की तरफ, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है और अच्छा है, सरल है, आप सभी की मन पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक है। आप सभी लोग इसका जल्दी से आंसर दें। कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से 3 नरकंकाल एक साथ मिले हैं। कितने नरकंकाल भैया, 3 नरकंकाल एक साथ मिले हैं। आप इसको बताइए। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जा रहे हैं, बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। कहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है, कहाँ से गेहूं का मिला है, कहाँ से धान का मिला है, ऐसे क्वेश्चन इसमें बड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आप इसका आंसर दीजिए। आइए भैया, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से 3 नरकंकाल एक साथ मिले हैं, मतलब 3 जो नरों के कंकाल, इंसान के कंकाल एक साथ मिले हैं, उस स्थान का नाम है दमदमा। क्या नाम है, दमदमा। दमदमा कहाँ पड़ता है भैया, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। अगर मैं पूछूँ लेखड़िया क्या है, तो लेखड़िया से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं प्यारे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम भूलना नहीं है। अगर भूल गए तो जान लीजिए कि आप अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप इसको सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जीएस आपको बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए जीएस याद रहे, इसके लिए आपको भाई रफ कॉपी कलम लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो जीएस कभी आपको याद नहीं होगा। चलिए, इतनी बात समझ आ गई। अगर पूछिए सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो लेखड़िया से मिला है। 3 नरकंकाल कहाँ से मिले हैं, दमदमा से मिला है। अगर आपसे पूछे गर्त निवास का साक्ष्य, वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे भाई, बहुत पूछा जाता है। गर्त निवास मतलब गड्ढे में निवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, गर्त निवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है। आप तुरंत कहिए भैया, जो गर्त निवास का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, बुर्ज-होम से मिला है। कहाँ से मिला है, बुर्ज-होम से मिला है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, वो भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है, तो वो भी कहाँ से मिला है, बुर्ज-होम से मिला है। और बात समझ में आई क्या, इसका आंसर क्या है, बी है। अगर पूछे सबसे अधिक मानव कंकाल कहाँ से मिला है, लेखड़िया से। और गर्त निवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मानव साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्ज-होम से मिला है। अगर पूछे चिराद क्या है, तो यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी के औजार मिले हैं। क्या मिले हैं, यहाँ से हड्डी के क्या मिले हैं, औजार मिले हैं। क्या मिले हैं, हड्डी के औजार चिराद से मिले हैं। गर्त निवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, बुर्ज-होम से मिला है। दमदमा से 3 नरकंकाल एक साथ मिले हैं और लेखड़िया से मानव कंकाल मिला है। बताएं, बात समझ में आ गई। चलिए भैया, अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और वीडियो अच्छी जैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और जिस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए उसको एक बार कमेंट करिए, उस पर विचार किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप ध्यान से सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके पसंदीदा क्वेश्चनों में से ये भी एक क्वेश्चन है। आपके नहीं, एग्जामिनर के पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक है, जो एग्जामिनर अक्सर पूछता है। अगर हार्ड बनाना चाहता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की औद्योगिक नगरी किस शहर को कहा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता होगा, सिर्फ शहीद आजम भगत सिंह वालों को ही पता होगा और किसी को पता नहीं होगा। इसलिए आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अगर आंसर नहीं पता हो तो मैं बता रहा हूँ, आप उसको क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की औद्योगिक नगरी किस स्थल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औद्योगिक नगरी किस स्थल को कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भैया, औद्योगिक नगरी किस स्थल को कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा किसे कहा जाता है। बोलो भैया, हड़प्पा सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, तो भैया किसे कहा जाता है, इसकी जो औद्योगिक नगरी है
थोड़ा सा वीडियो वो हो गया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा हो जाता है टच करते समय, मतलब तो ऐसा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, वहाँ फोकस करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर औद्योगिक नगरी में आपसे पूछूँ क्या हो जाता है, किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा चनहूदड़ों को। किसे कहते हैं? चनहूदड़ों। किसे कहते हैं भैया? चनहूदड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता की औद्योगिक नगरी कहते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता की सांस्कृतिक, उसकी जो संस्कृति है, नाचने गाने का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? रंगपुर। और औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? चनहूदड़ों। अगर पूछे बनौली से फिर क्या मिला है, तो मिट्टी के खिलौने कहाँ से मिले हैं? मिट्टी के जो खिलौने मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मिट्टी के खिलौने तो बनौली से मिले। कहाँ से मिले हैं? बनौली से मिले हैं। और चनहूदड़ों क्या है भैया? चनहूदड़ों क्या है? तो चनहूदड़ों को औद्योगिक नगरी कहते हैं। रंगपुर को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता का संस्कृति का साक्ष्य मिला है, नाच गाने का साक्ष्य मिला है। और नेक्स्ट आपके बाद दैमाबाद जो है, तो दैमाबाद से तांबे की बैलगाड़ी मिली है और इक्का गाड़ी मिली है यहाँ से। तो आपका जो राइट आंसर होता है प्यारे भाई, वो होता है कौन सा? चनहूदड़ों। कौन हो जाता है? चनहूदड़ों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? अच्छा बस इतना आज 20 ही क्वेश्चन थे आपके लिए। इसमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए भैया, उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कितने सही हुए। और जो मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए, जितने भी मैंने पोस्टमार्टम किया ऑप्शन का, उन सभी को आप नोट करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीएस अब जो आप सोचते हैं कि इतने सरल आ जाएंगी, सरल भाषा में जीएस आने वाले नहीं है। तो दोस्तों जैसा भी लगा हो आपको क्वेश्चन, जैसे भी आपको लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कमेंट में बताना ना भूलें। और अपने इस चैनल को, शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस चैनल को ढेर सारा स्नेह और प्यार दें। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दबा के शेयर करिए एकदम खूब, और सब्सक्राइब करें। और जल्द से जल्द आप अपने सिलेक्शन के करीब पहुंचने वाले हैं। और उसको, अपनी सिलेक्शन को, जो अपने आपके मम्मी पापा ने आपके सिलेक्शन की उम्मीद जताई हुई है, उसको कभी खोने मत देना दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोग पूरे जोश जुनून और जज्बात के साथ लग जाइएगा। अब की बार वर्दी आपकी रहेगी, अब की बार टीचर भी आपकी रहेगी। टीचर की वैकेंसी, जो टीचर वाले भाई लोग बहन हैं, वो भी सब सेलेक्ट हो जाएंगे। आप सभी एक बार इसको चैनल को विधिवत, मतलब मैं जितना भी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बहुत छाट छाट के क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप इसको पढ़िए तो आपको खुद ही लग जाएगा। आइए इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान।